नमस्कार, कैंडिड कन्वर्सेशंस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मंगलवार है और प्रोफेसर अबद दुबे सर हमारे साथ हैं। सर, बहुत सी घटनाएं देश में हो रही हैं और एक एक करके कुछ मुख्य बातों पे आज हम लोग बात करेंगे। जी। इधर सर, जो पिछले एक हफ्ते के जो डेवलपमेंट्स रहे हैं उसमें एक पार्लियामेंट की डिबेट बहुत महत्वपूर्ण थी। उसमें ऐसा लगा कि विपक्ष भारी पड़ा सरकार पे और सरकार बचाव की मुद्रा में थी। ये काफी लोग ये बात कह रहे हैं, यहाँ तक कि भाजपा के जो समर्थक लोग हैं वो भी बात कह रहे हैं कि सरकार बचाव की मुद्रा में थी। उससे निकल करके कुछ एक घटनाएं हुई हैं। लेकिन जो सर इस समय सबसे बड़ी घटना है और जो सबसे बड़ा एक दबाव है वो है जो अमेरिका का रुख है या जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख है। और जिस तरीके से टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उन्होंने एक टैरिफ अनाउंस किया और उन्होंने कहा कि अब भारत जो है वो रूस से तेल न खरीदे। और कल फिर उन्होंने एक कहा कि नहीं, भारत अभी भी बंद नहीं कर रहा और मैं जो है वो और टैरिफ बढ़ा दूंगा। ये धमकी के बाद फाइनली बहुत दिनों की चुप्पी के बाद एक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आया। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, रणधीर जायसवाल जी ने। एक तो मेरा एतराज ये है कि ये अगर जवाब देना भी था तो ये प्रधानमंत्री और कम से कम विदेश मंत्री को देना चाहिए था। प्रवक्ता, जो कि मुझे लगता है वो भारत की जनता को ही एड्रेस कर रहे होंगे, उसमें उन्होंने कुछ कुछ बातें लिखी हैं। और वो बातें जो लिखी हैं वो ये कि यूरोपियन यूनियन को ट्रेड कर लिखी है कि यूरोपियन यूनियन भारत से कितना ट्रेड करता है और रूस से कितना ट्रेड करता है। यहाँ तक कि अमेरिका भी यूरेनियम और क्या क्या पैलेडियम खरीदता रहता है रूस से, और हमें क्यों रोक रहा है, और हम तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक बात है। मुझे सर दो बातें समझनी है। एक तो सर, ये इतनी बौखलाहट क्यों है, ट्रंप इतना ज्यादा क्यों पीछे पड़े हुए हैं। कुछ राज तो वहां भी है कि इतना परेशान है अमेरिका कि भारत के ऊपर जैसे भी करके उस ट्रेड टैरिफ लगाओ और उनको रोको। और ऊपर से इस तरीके के आश्चर्यजनक चुप्पी भारत सरकार की। अभी भी एक प्रवक्ता के इस स्टेटमेंट को छोड़ दिया जाए तो सरकार की तरफ से कोई भी क्लियर स्टैंड नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार कर क्या रही है। इस पे सर जरा मैं पूरे मसले को समझना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, ये मसला बहुत गंभीर है। भले ही चटपटा और मसालेदार न लगे आज की तारीख में, लेकिन ये दूरगामी जी। दृष्टि से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को और भारत के पूरे भविष्य को प्रभावित करने वाला है। और उसका सीधा असर हम लोगों की जेबों पर पड़ेगा, किसानों की जेबों पर पड़ेगा, मजदूरों की जेबों पर पड़ेगा और पूरे भारतीय उद्योग जगत के ऊपर इसका असर पड़ेगा। इसलिए इस मसले के ऊपर हम अभी से गौर करना शुरू कर दें और बार बार कार्यक्रम करें ताकि लोगों का ध्यान इस तरफ पड़े। आमतौर पर इस तरह की बातें सार्वजनिक जीवन में चर्चा का विषय नहीं बनती क्योंकि अंदर सनसनी नहीं होती, लेकिन ये सनसनीखेज भी है। सनसनीखेज क्यों है, ये मैं पहले आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं। देखिए, ट्रंप की सबसे बड़ी जरूरत यह है कि वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था की आमदनी को बहुत बड़े पैमाने पर बहुत कम समय में बढ़ा देना चाहते हैं। मतलब वो चाहते हैं कुछ इस प्रकार किया जाए जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था की आमदनी जो है, उसका आकार, उसका जो एक चीज कहते हैं ना नॉमिनल जीडीपी, ये नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? ये वैसा जीडीपी नहीं है, जीडीपी से अलग चीज है। इसमें यह है कि एक साल के अंदर अगर आपकी अर्थव्यवस्था में जितनी भी चीजें पैदा हुई हैं, जिनमें सेवाएं भी शामिल हैं, सर्विसेज भी शामिल हैं, गुड्स भी शामिल हैं, मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज बोथ, दोनों को जोड़ दिया जाए आपस में और उनको उस आज के मौजूदा जो दाम हैं बाजार में, उन दामों के आधार पर उनका एक मूल्य पूरा निकाला जाए। उस मूल्य को नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। ये बिल्कुल सच्चा है, मतलब इसके अंदर कोई घपला इधर उधर की बात नहीं हो सकती। आपने फलाने सेक्टर में वेटेज कम दिया, जीडीपी तो ऐसे होता, इसमें वो चक्कर ही नहीं है। कितना माल पैदा हुआ, सर्विसेज और दोनों को जोड़ दो और मौजूदा दामों पे उसका एक तखमीना लगा लो, ये है। तो वो चाहते हैं कि उन अमेरिकी अर्थव्यवस्था का जो नॉमिनल जीडीपी है वो स्काई रॉकेट हो जाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि उनके यहां पैदा होने वाली चीजें दुनिया के पैमाने पर, बड़े पैमाने पर बिकें, दुनिया में बड़े पैमाने पर बिकें। इसके लिए उन्होंने हथकंडा निकाला है टैरिफ का। वो कहते नहीं, सबसे प्रिय शब्द मुझे मेरे लिए टैरिफ है। मतलब इस बार पहले नहीं बोलते थे, ये दूसरे कार्यकाल में वो सोच के आए, इसी चुनाव भी लड़ा है उन्होंने, टैरिफ। अच्छा, और वहां उन्हें दिख भी रहा है कि टैरिफ की वजह से अमेरिका की आमदनी बढ़ भी रही है। अभी रुचिर शर्मा का काफी विश्लेषणात्मक लेख कई अखबारों में आया है। उन्होंने बताया है कि ट्रंप की वजह से वहां पर क्या फर्क पड़ा है, मतलब वहां पर तो वो भी बढ़ रही है। अच्छा, भारत एक ऐसा देश है
जहां उनको लगता है कि ये अमेरिकी माल को ठीक से खरीद नहीं रहा है और खरीदता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा देता है, इससे अमेरिकी माल भारत में महंगा हो जाता है। इससे भारत अपने बाजार को प्रोटेक्ट कर लेता है, और अभी से नहीं भारत कर रहा है, मोदी के आने की से नहीं, बहुत पहले से ये परंपरा चली आ रही है। भारत काफी टैरिफ लगाने वाला देश है, तो ट्रंप इसको तोड़ना चाहते हैं, इस दीवार को तोड़ना चाहते हैं। उनका सोच है कि अगर भारत में ये दीवार टूट गई तो अमेरिका के कौन कौन से सेक्टर बहुत बड़े पैमाने पर आमदनी करने लगेंगे। एक तो है कृषि सेक्टर, वहां पे जो खेतिहर उत्पाद होते हैं, चाहे अमेरिका का सेब हो, चाहे अमेरिका की नाशपाती हो, मतलब कुछ भी हो, अमेरिका के जो भी अमेरिका के ड्राई फ्रूट्स हो, कैलिफोर्निया के वो सब जो होते हैं, बादाम वगैरह हम लोग भी खूब खाते हैं यहाँ पे हैं, इस तरह की बहुत, अमेरिकी शराब है, ऐसे मान लीजिए जितने भी खाने पीने की चीजें हैं वो सब भारत में सस्ते दामों पर बिके। एक चीज तो वो चाहते हैं। कृषि के क्षेत्र को भारत ने बिल्कुल ही उसमें वॉल दीवार लगा रखी है, वो दीवार तोड़ दी जाए, उसमें भारत के किसानों का क्या हो उसकी उनको कोई चिंता नहीं है। उसके बाद वो ये भी चाहते हैं कि जो जीएम फसलें हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं, वो फसलें भारत में उगाई जाने लगे। तो उससे क्या होगा कि अमेरिका बड़े पैमाने पर भारत को बीज भी बेचने लगेगा, क्योंकि जेनेटिक मॉडिफाइड फसलें जो हैं वो बीज नहीं पैदा करती हैं। बाकी सारी फसलें जो हैं वो जब आप कोई पौधा बोते हैं साथ में बीज भी पैदा होता है उसका, यहाँ बीज नहीं पैदा, बीज भी आपको उन्हीं से लेना पड़ेगा। ये उनके लिए जो पेस्टिसाइड्स हैं वो भी लेना पड़ेगा, सब कुछ लेना पड़ेगा, के बाद बीमारी पैदा होगी उसकी दवा आपको खानी पड़ेगी, हो जाएंगे जो आज नहीं है उस तरह से। दूसरी बात वो ये चाहते हैं कि भारत रूस से हथियार लेना भी बंद कर दे। रूस से हथियार अगर नहीं लेगा, भारत चीन से तो लेगा नहीं हथियार, तुर्की से तो लेगा नहीं, फिर अमेरिका के अलावा उसके सामने और कोई चारा नहीं रह जाएगा। अमेरिका से हथियार लेगा भारत तो उनका जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसको बहुत फायदा होगा। तीसरी तरफ वो चाहते हैं, अमेरिका एनर्जी का बहुत बड़ा उत्पादक देश है, मतलब गल्फ के बाद में सबसे ज्यादा एनर्जी वहीं पर, अमेरिका एनर्जी में पूरी तरह आत्मनिर्भर है, सरप्लस पैदा करता है, दुनिया भर में बेचता है। ये उसकी एक प्राकृतिक, मतलब अमेरिका की खूबी है वहां की, जैसे जैसे खाड़ी के देशों की खूबी है। तो वो चाहते हैं कि अमेरिका की गैस, अमेरिका का तेल और उससे बनने वाले जो उत्पाद हैं, जिसका भी एक बार जिक्र भी किया था हम लोगों ने, पब्लिक इंडिया के मंच पे किया था, वो सब भी भारत खरीदे, और उसको खरीदने के लिए जहां और कहीं से खरीदता है वो बंद कर दे खरीदना। इस तरीके से वो भारत के पूरे बाजार को 100% अपने कब्जे में कर लेना चाहते हैं, और उस बाजार को भी कब्जे में कर लेना चाहते हैं जो भारत ने कभी खोला नहीं दुनिया के लिए आज तक, जैसे खेतिहर मार्केट जो है, कृषि का मार्केट। अच्छा, अब ये कौन प्रधानमंत्री, कौन प्रधानमंत्री मोदी से, आप मोदी जी ट्रंप से कितना भी प्रेम करते हो, कितनी भी विदेश नीति के लिए अमेरिका के समर्थन की जरूरत हो, ये कौन प्रधानमंत्री करेगा? जो प्रधानमंत्री ये करेगा उसको लोग सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के एक दिन मारेंगे, किसी की हिम्मत नहीं है ऐसा करने की। इसलिए वो इनके ऊपर जबरदस्त रूप से टैरिफ का बम्बार्डमेंट करने में लगे हुए हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, जैसे हैकिल करना कहते हैं वो सब कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग उनको ठीक से खड़े होकर जवाब नहीं दे रहे, इनकी समस्या ये है, केवल समस्या ये है, ये उनको ठीक से खड़े होकर जिस भाषा में वो बात करते हैं उसी भाषा में उनको जवाब दे दें। या मोदी जी ने आदेश जारी कर दिया है सरकार ने कि ट्रंप के साथ हमें कोई बहस नहीं करनी, ट्रंप कुछ भी कहते रहे, हम ट्रंप के मुंह पे ट्रंप का जवाब नहीं देंगे, नीतिगत वक्तव्य देंगे। अब रणधीर जायसवाल का जो वक्तव्य है वो क्या है? वो नीतिगत वक्तव्य है, वो पॉलिसी स्टेटमेंट है, वो ट्रंप की गाली गलौज का, ट्रंप ने जो ट्रंप की जो धौंस पट्टी है उसका जवाब नहीं है। तो वो इसलिए कहीं ना कहीं ये बुरी तरह डरे हुए हैं अमेरिका से, इनका कोई हाथ दबा हुआ है, या ऐसा उन्होंने कुछ सोच लिया है कि ट्रंप अगर बुरी तरह नाराज हो गया तो पता नहीं विदेश नीति के मामले में हमारा कितना नुकसान हो जाएगा। ये पूरा का पूरा चक्कर ये है। और ये चक्कर, अच्छा, इसमें एक और मामला है कि जब 1990 में भारत में ग्लोबलाइजेशन हुआ, जो ग्लोबलाइजेशन मनमोहन सिंह ने, चिदम्बरम ने, मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने और पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में किया गया, उसमें ये जनसंघियों का, आरएसएस वालों का और नरेंद्र मोदी जैसे लोगों की कोई भूमिका नहीं थी। उसके बाद में ये तय हो गया कि भारत की अर्थव्यवस्था एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के रास्ते पर चलेगी, यानी भारत निर्यातोन्मुख विकास का रास्ता अपनाएगा। जितना भारत निर्यात करेगा उतना ही अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। अच्छा, अब वो निर्यात करने के लिए जरूरी है
कि भारत के माल के ऊपर, भारत का माल जब विदेश में जाता है तो भारत के माल के ऊपर वहां कम टैक्स लगे, तभी तो आपका निर्यात बढ़ेगा। जब ट्रंप अमेरिका जाने वाले माल के ऊपर हैवी टैरिफ लगा देते हैं तो उससे भारत का जो निर्यातोन्मुख विकास का पूरा फंडा है वो डगमगा जाता है। तो भारत अभी उस क्षेत्र में मजबूत नहीं हुआ है, उस कमजोर है। वो कमजोर क्यों है, इसका 2 उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे अक्सर कहा जाता है कि भारत का जो आईटी सेक्टर है वो सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने में उसने बड़ा शानदार काम किया, बड़ी तारीफें इस बात की जाती है। और कुल मिला के भारत सर्विसेज के एक्सपोर्ट में दुनिया में काफी महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त करता जा रहा है। अच्छा, ये बात सुनने में बड़ी अच्छी लगती है। अगर लेकिन ग्लोबल पैमाने पर आप इसकी समीक्षा करें तो आप पाएंगे कि पूरा ग्लोबल जो सर्विसेज एक्सपोर्ट है उसमें भारत का हिस्सा 4.6% है केवल। अच्छा, फिर भारत का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, यानी वस्तुएं और जो माल का उत्पादन है, उसमें भारत का हिस्सा ग्लोबल पैमाने पर केवल 2% है। तो आप पहले से ही 4.6 और 2% में फंसे हुए हैं। 1990 के बाद से लगातार कोशिश करने के बावजूद वहां फंसे हुए हैं। ऊपर से ट्रंप ने आपके टैरिफ ठोक दिए, तो अब ये 4.6% और डाउन चला जाएगा, 2% भी और कम हो जाएगा थोड़ा सा। हो सकता है भविष्य में आप इसकी रिकवरी कर लें, लेकिन वो तो भविष्य में है ना, आज की तारीख में तो नहीं है ना। आज की तारीख में तो आपके जो माल पैदा कर रही है फैक्ट्रियां, उन पर असर पड़ेगा। जब माल नहीं बाहर बिकेगा तो फिर वो कम बनेगी, फैक्ट्रियां कम बनेंगी, तो रोजगार की समस्या और पैदा होगी। मतलब कई तरह की दिक्कतें पैदा होंगी जिनके बारे में सब लोग जानते हैं, साधारण लोग भी जानते हैं इससे इस प्रकार की दिक्कतें पैदा होंगी। तो इससे इनकी और ज्यादा बेचैनियां पैदा होती हैं। अब दूसरा, अमेरिका ये ब्राजील नहीं है, ये ब्रिटेन नहीं है, ये फ्रांस, अमेरिका नहीं है। आज जब आप अमेरिका का वीजा लेने के लिए जाइए, अगर अमेरिका का वीजा मिल जाता है तो फिर लोग कहते हैं अरे आपको अमेरिका का वीजा मिल गया, अब तो आपको हर देश का वीजा मिल जाएगा। आपने अमेरिका का वीजा ले लिया, इसका मतलब यह है कि कोई देश आपको वीजा देने से मना नहीं करेगा। तो आपका माल अगर अमेरिका में बिक रहा है तो दूसरे देशों में भी बिकेगा। आपका माल अमेरिका में नहीं बिक रहा है तो सारी दुनिया में जो आपका एक्सपोर्ट है उसमें रुकावटें पैदा होंगी। यह भी एक समस्या है। अच्छा, दूसरे, अमेरिका को विदेश नीति के मामले में आपको अमेरिका का समर्थन चाहिए, वो भी उसका एक लेवरेज है। मतलब अमेरिका वहां से भी अपने लिए ताकत अर्जित करता है विदेश नीति के मामले में। तो अमेरिका जब आपके एक्सपोर्ट पर दबाव डालता है तो उससे दूसरे क्षेत्रों पर भी दबाव पड़ता है जो आर्थिक क्षेत्र नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और अमेरिका, जैसे भारत अमेरिका की बात नहीं ठीक से मान रहा है तो वो पाकिस्तान को और ज्यादा पुश करने में लग गया है। तेल वाला समझौता उसने पाकिस्तान से कर लिया, यानी भारत पे तो टैरिफ मारेगा और पाकिस्तान में तेल निकालेगा जाके अमेरिका। आप सोचिए, भारत को तो टैरिफ का दबाव पड़ रहा है लेकिन पाकिस्तान में तेल निकाल रहा है अमेरिका, IMF से उसको ज्यादा कर्ज दिलवा रहा है। तो ये सब बातें भारत के लिए बहुत परेशानी का सबब हैं और इससे भारत को फौरी तौर पर नुकसान हो रहा है। भारत सरकार की प्रतिष्ठा गिर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था इसकी वजह से सांसत में है। और ये पॉलिसी स्टेटमेंट देकर रणधीर जायसवाल द्वारा इस समस्या का हल नहीं कर पाएंगे। इसके लिए मोदी को कुछ असाधारण किस्म की कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। या तो इन्हें, जैसा कि संजय बारू ने अभी हाल में अपने एक लेख में लिखा है कि जिस दिन ट्रंप ने ये कहा था कि हमने संघर्ष विराम कराया, उसी दिन अगर मोदी जी ट्रंप को फोन कर देते और कहते कि भाई आपने बड़े अच्छा काम किया, हम आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, आप हमारे हितैषी हैं, हमारे दोस्त हैं, करते हैं, लेकिन आप हमारी जो संवेदनशीलता है उनका ख्याल रखें। ये बायलैटरल मामला है, इसमें हम नहीं चाहते कि तीसरा व्यक्ति आए। इस तरह करके बातचीत करके वो बात को कुछ मतलब हो सकता है ट्रंप की बात समझ में आ जाती, पता नहीं आती कि नहीं आती, लेकिन एक संभावना बनती थी। ये भी हो सकता है मोदी ने फोन किया हो, ट्रंप ने फोन उठाया ही ना हो सकता है, कोई पता तो चलता नहीं है इस बात में। बाद में जब वहां पे G7 के अंदर ट्रंप गए और बीच में चले गए जब ट्रंप, तब मोदी जी वहां इस उम्मीद में गए थे कि ट्रंप से बातचीत होगी। फिर मोदी जी ने ट्रंप को फोन किया, लेकिन वहां मोदी जी सब बातें नहीं कह पाए, क्योंकि मोदी जी ने जब ट्रंप से जो बातें कही उसका जो ब्यौरा आया, उस ब्यौरे में तो ये सब बातें थी नहीं। तो कुल मिलाकर ट्रंप की जो शख्सियत है और जो राजनीति करने का तरीका है, और जिस तरह वो अमेरिका को ग्रेट बनाना चाहते हैं, जो मागा वाला उनका लक्ष्य है, इस लक्ष्य का बहुत बड़ा नुकसान भारतवर्ष को हो रहा है। मोदी जी को इसके लिए कोई एक असाधारण युक्ति निकालनी पड़ेगी। मोदी जी नहीं होते, कोई और प्रधानमंत्री होता, उसको भी यही करना पड़ता।
और मोदी जी आगे जाके नहीं रहेंगे और ट्रम्प का रवैया अगर अमेरिकी प्रधान तक उस वक्त के राष्ट्रपति अपनाते रहे तो उनको भी कुछ खास तौर पर करना पड़ेगा। ये बुश नहीं है, ये ओबामा नहीं है, ये क्लिंटन नहीं है, ये कोई अलग ही किस्म की चीज है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूं राहुल गांधी की बात से बहुत सारे लोग सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि उनके शायद कहने का ढंग थोड़ा अलग होता है या तीखा होता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि वो बातें जो कहते हैं वो भले हम लोगों को लगे कि लटकने वाली हैं, लेकिन वो बातें ठीक कहते हैं। उन्होंने कभी भी इकोनॉमी के बारे में या हमारे विदेशी जो रिश्ते हैं हमारे, उसके बारे में जो बातें कही वो बातें सही निकलती हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चीन सामने आ रहे हैं, आज की 3 साल पहले कहा और वो सामने आया। उसी तरीके से उन्होंने कहा है कि मोदी जी विल सकम टू द प्रेशर ऑफ ट्रम्प, और वो ही विल बाउ डाउन टू द टैरिफ डेडलाइंस, वो जो ट्रेड डील होनी है हमारी यूएस से। आपको सर क्या शक होता है कि मोदी जी इतना जो चुप्पी साधे हुए हैं, धीरे से कहीं चुपके से कोई रास्ता खोल दें कृषि क्षेत्र या डेयरी क्षेत्र में, जो कि हमें बताया जाए कि कितना फायदेमंद होगा? जैसे फार्म बिल के बारे में बताया गया था, कृषि कानूनों के बारे में, कि कितनी बढ़िया होगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। वैसा कुछ रास्ता अगर छोड़ करके चले जाते हैं, एक भी छेद करके जाते हैं मोदी जी, वो ज्यादा बड़ी समस्या होगी? या मोदी जी 1 वर्ष चले किसान आंदोलन ने ये स्पष्ट कर दिया है कि ये बर्र का छत्ता है। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, जब जब उन्होंने किसानों से संबंधित कोई कदम उठाने की कोशिश की है, उन्हें वापस लेना पड़ा। 2014 में प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने एक जमीन के अधिग्रहण का अध्यादेश जारी किया था। कानून नहीं बना सकते थे क्योंकि राज्यसभा में उनके पास नंबर संख्याएं कम थी। एक के बाद एक मेरे ख्याल 3 बार उन्होंने अध्यादेश, 3 या 4 बार अध्यादेश जारी किए। जब उनकी समझ में आ गया ये नहीं चलेगा, राहुल गांधी फिर भट्टा, परसौल, अरसौल तमाम जगह उन्होंने यात्राएं करनी शुरू कर दी। राहुल गांधी की नेतागिरी तो वहीं से उठनी शुरू हुई थी दरअसल, है वो। फिर मोदी जी को वो भी वापस लेना पड़ा। फिर उन्होंने 3 कृषि कानून कोविड के आड़ में, कोविड की जमाने में जब सुस्त पड़ा हुआ था, कोविड के वक्त में ही किसान लोग छतों पर खड़े हो गए। वो जमीन पर उतर के आंदोलन नहीं कर सकते थे, तो अपनी छतों पर खड़े होकर उन्होंने आंदोलन किया। बड़ा, मैंने उसका इतिहास लिखा है, मैंने पूरा छपा है उसका इतिहास कि कैसे किसानों ने इस आंदोलन की शुरुआत की। तो ये एक बर्र का छत्ता है। सारे विशेषज्ञों का मानना है कि मोदी अब दोबारा उस तरह का किसान आंदोलन नहीं देखना चाहते, और अगर जैसा ट्रंप चाहते हैं उसका 50% भी अगर मोदी ने मान लिया ना, मैं आपको बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी भारत के राजनीतिक क्षितिज से मिट जाएगी। कितना भी ये नैरेटिव चला लें हिंदू बनाम मुसलमान का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वो दुर्गति होगी, इसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए, राजनीति में 2 बातें होती हैं। जो बिल्कुल दबा पिसा है, जिसको कभी कुछ नहीं मिला, वो बगावत करने के लिए आगे नहीं बढ़ता है। वो तो वहीं रहता है, कोशिश करता रहता है कुछ मिल जाए थोड़ा सा। लेकिन जो सुविधा संपन्न है वर्ग, उसकी आप सुविधा छीन के देखिए, वो अपना कुर्ता भी फाड़ देगा और आपका कुर्ता भी फाड़ देगा। मतलब वो दरअसल क्रांति के लिए वो निकलेगा। क्रांति मतलब पूरा सब कुछ बदल डालने के लिए, उथल पुथल मचाने के लिए। वो बालकृष्ण शर्मा नवीन की कविता है नहीं, एक लहर इधर से और एक लहर प्राणों के लाले पड़ जाए, ये सब जो है ना, तो वो वैसी स्थिति बन जाएगी, क्योंकि उसमें किसान और किसानों से जुड़े हुए पर सब लोग जुड़ जाएंगे इनके खिलाफ। भारतीय जनता पार्टी बहुत ही अलोकप्रिय हो जाएगी। जो किसान आंदोलन में जो विफलता मोदी जी की हुई थी, बहुत ऐतिहासिक विफलता है भाई। आप कितना भी हमारी तपस्या काम नहीं आई, सब इस तरह की डायलॉगबाजी कर लें, लेकिन सोचिए आप, भारत का प्रधानमंत्री संसद में पारित किए हुए कानूनों को वापस ले रहा है। कल्पना कीजिए, मतलब वो प्रधानमंत्री जो अपने अड़ियलपन के कारण और 56 इंच की छाती की वजह से जाना जाता है, उसको ये करना पड़ा। कितना बड़ा दबाव था उसमें। देखिए, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान है एक तो ये और दिल्ली, एक तो ये 4 राज्य उससे तुरंत प्रभावित होते हैं उससे। उसके बाद में फिर अगर जो नगदी फसलें उगाने वाले जो दक्षिण भारत के किसान हैं, वो अगर चूंकि दूर है बहुत, इसलिए उस आंदोलन में शामिल नहीं हो पाए थे। अगर वहां भी अगर शुरू हो जाए सब ये, तो आप कल्पना कर सकते हैं क्या हाल होगा सत्ताधारी पार्टी का, कोई भी पार्टी हो। नहीं सर, मोदी जी के ऊपर कुछ और भी दबाव हैं। वो दबाव सिर्फ ट्रंप के नहीं है, उनके घर में भी दबाव है इस समय। उसमें से 2-3 दबाव जो मैं इधर देख पा रहा हूं, एक तो सबसे बड़ा दबाव उनके ऊपर आरएसएस का है। दूसरा दबाव उनका 75 साल की उम्र पूरी करने जा रहे हैं वो अगले महीने। उनका खुद का बनाया हुआ कानून कि 75 साल में रिटायर हो जाना चाहिए लोगों को। एक उनके ऊपर ये, भले कोई बाहर बोले ना बोले, लेकिन ये उनके ऊपर एक मौलिक दबाव तो होगा ही कि उनको भी अब कुर्सी खाली करनी चाहिए। दूसरा सर, एक और घटना हुई परसों, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी
राष्ट्रपति से अलग अलग मिले। सुबह जाकर के मोदी जी ने मुलाकात की, शाम को जाकर के अमित शाह ने मुलाकात की। सच्ची बात क्या थी, सच्चा कारण तो नहीं पता, लेकिन ये थोड़ा लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि दो लोगों ने एक ही दिन में अलग अलग भेंट क्यों की। दूसरा, आज सर 5 अगस्त है और 5 अगस्त एक वो नैरेटिव चलाते हैं कि 5 अगस्त के दिन मोदी जी कुछ बड़ा करते हैं, क्योंकि 5 अगस्त के दिन 2 बड़े काम हुए थे, एक राम मंदिर की स्थापना और दूसरा 370 का हटना। तो लोगों को उम्मीद थी कि आज कुछ बड़ा होगा, लेकिन आज बड़ा तो क्या हुआ, लेकिन उन्होंने एक अपनी एनडीए की पार्लियामेंट्री बैठक बुलाई मोदी जी ने, जो उनका संसदीय दल होता है वो एनडीए का, सिर्फ भाजपा का नहीं, इसमें सारे सहयोगी के भी एमपीज आए और मोदी जी ने वहां पे अपनी तारीफ करवाई कि हमारा कितना बढ़िया ऑपरेशन सिंदूर रहा, कितना बढ़िया ऑपरेशन महादेव रहा। उसमें सर उन्होंने अमित शाह जी की भी काफी तारीफ की कि अभी तक के लॉन्गेस्ट सर्विंग होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 2258 दिन इनको हो चुके हैं, आडवाणी जी को 2256 दिन ही हुए थे। और उन्होंने काफी, मुझे जो सर समझ में आ रहा है कि एक तो उन्होंने अपना दोबारा से अपनी उस दावेदारी को स्टैम्प करवाया कि नहीं अभी मैं हूं, मेरे में ताकत बची है, और शायद ये नेचुरल सक्सेसर दिखाने की कोशिश थी कि हमारे बाद अमित शाह ही होंगे, वो जब भी मोदी जी तय करें कि मुझे नहीं रहना है प्राइम मिनिस्टर, तो शायद अमित शाह का नंबर लगाना चाह रहे हो। आपको सर लगता है कि ये बातें मैं ठीक कर पा रहा हूं कि मोदी जी के बाद अमित शाह का एक तय माना जाए? तय कैसे माना जाए? मोदी जी चाहते हैं ऐसा होना, इसमें कोई शक की बात नहीं। इस मामले में आपके विश्लेषण से मैं सहमत हूं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का ही प्रधानमंत्री बनना है, मैं इसमें भी अगर मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का अगला प्रधानमंत्री तभी हो सकता है गारंटी के साथ जब वो चुनाव से पहले प्रधानमंत्री बदल दें। मैं सर ये शायद 29 से पहले ही हो जाए। गारंटी नहीं कि भाजपा का ही प्रधानमंत्री बने। नहीं, 29 से पहले की बात मैं कह रहा हूं। हाँ, 29 से पहले हाँ, तो जब भाजपा का ही प्रधानमंत्री अगर बनना है तो कोई गारंटी नहीं है कि अमित शाह ही उसके प्रधानमंत्री बने। अमित शाह को भी कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि कोई जरूरी नहीं कि हम ही प्रधानमंत्री बने, इसीलिए वो संन्यास की बातें भी कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जब हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे तो हम वेदों का अध्ययन करेंगे, हम प्राकृतिक खेती करेंगे। ये सब बातें आदमी अनायास और यूं ही नहीं कहने लगता, अनायास और यूं ही फिर घर की बैठक में अपने परिवार वालों के साथ कहता है, सार्वजनिक रूप से, सार्वजनिक मन से इस तरह की बातें नहीं करता। अमित शाह जैसा व्यक्ति तो निश्चित रूप से नहीं करता है। मेरा मानना यह है कि इन सब बातों के बारे में एक सबसे ज्यादा ज्ञानवर्धक रोशनी अगर कभी जब पड़ेगी तब पड़ेगी जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा। और ये तो अध्यक्ष क्या कहें, मतलब एक ऐसी खिचड़ी है जो पकने का नाम ही नहीं ले रही है। कब से पक रही है अध्यक्ष की खिचड़ी? सर भाजपा के अंदर से कुछ खबरें नहीं आती, लेकिन सही बात है कि अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं। सही बात यह है कि धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया नाराज होकर के, और आज भी उनके पास अभी तक कोई कैंडिडेट नहीं है वाइस प्रेसिडेंट का। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ये सब पूरी तरीके, ये पूरा जो नैरेटिव चलाया गया ना कि धनखड़ ने चूंकि भाजपा को और मोदी जी को राज्यसभा के मंच पे धोखा दिया, बिना उनसे पूछे हुए विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया महाभियोग का, इसलिए मोदी जी ने नाराज होकर उनको हटा दिया। मोदी जी की देखिए सत्ता कितनी जबरदस्त है, मोदी जी का रुतबा कितना जबरदस्त है, वो उपराष्ट्रपति को भी इस तरह से हटा सकते हैं। और धनखड़ ने जो गद्दारी की थी, उस गद्दारी की धनखड़ को सजा मिली। मैं इस नैरेटिव से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मैं प्रमाण सहित अपनी बात नहीं कह सकता हूं, लेकिन मेरा आकलन ये कहता है कि धनखड़ के इस्तीफे के पीछे कोई और वजह है, कोई और शक्ति है धनखड़ के इस्तीफे के पीछे। वरना धनखड़ को हटा के भाजपा अपने लिए एक नया संकट क्यों मोल लेती, खासतौर से उस वक्त जब इनके पास पूरी संख्या नहीं है, लोकसभा में पूरी संख्या नहीं है। आपको तेलुगु देशम को पटाना पड़ेगा, आपको नीतीश कुमार को पटाना पड़ेगा, एक एक दो दो सांसदों वाली जो पार्टियां हैं वो आपसे इस मामले में सौदेबाजी करेंगी, कुछ वायदे ही करवा लेंगी भविष्य के लिए, काफी कुछ मतलब आपको करना पड़ेगा। फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पूरी तरह सहमति चाहिए। संघ इस मौके को क्यों छोड़ने वाला है? पहले उसके पास एक ही मौका था कि भाजपा का ही उसे अध्यक्ष अपना आदमी बैठाना था उस कुर्सी पे। अब उसके बाद 2 मौके हैं। बताइए, वो न केवल भाजपा की अध्यक्ष की कुर्सी पे अपना आदमी बैठाएगा, बल्कि उपराष्ट्रपति के पद पे भी अपना आदमी बैठाएगा। और जिस दिन राष्ट्रपति का पद खाली होगा उस दिन संघ कहेगा कि हम यहां भी अपना आदमी बैठाएंगे। तो कुछ भी हो सकता। ये ऐसा झंझट क्यों मोल लिया भाजपा ने? केवल अपना रुतबा दिखाने के लिए मोदी जी ने। भाई, क्या धनखड़ किस तरह के आदमी थे? उनको डपट दिया जाता बुरी तरीके से तो वो माफी मांगने लगते, कहते साहब गलती हो गई, छोड़िए, हटाइए। वो क्या उपराष्ट्रपति पद छोड़ देना चाहते थे खुद?
ऐसे इतना त्यागी आदमी तो हम मानते नहीं है कि उनकी नहीं चली तो उसूलन वो उपराष्ट्रपति पद ही छोड़ने के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा नहीं है। तो मैं इसको नहीं मानता हूं, और धीरे धीरे करके ये बात निकल के आएगी कि ये क्यों हुआ, धनखड़ को क्यों हटना पड़ा। इस वक्त मैं ये मानता हूं कि आपकी बात ये सही है, आंतरिक रूप से मोदी जी तरह तरह के दबावों के शिकार हैं, और जो सत्ता की बागडोर 10 साल तक पूरी तरह उनके हाथ में रहती थी, अब वो सत्ता की बागडोर पूरी तरह उनके हाथ में नहीं है। सत्ता बहुकेंद्रीय हो गई है, एक से ज्यादा केंद्र हो गए हैं सत्ता के। तो वो कैसे आज, इसीलिए मैं मानता हूं केंद्र सरकार ठप सी पड़ी हुई है। सिवा कुछ चीजें मैनेज करने के अलावा, प्रबंधन का काम करने के अलावा ये लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। सर, एक और घटना हुई कल सुप्रीम कोर्ट में। राहुल गांधी के एक केस की सुनवाई थी यहाँ लखनऊ में। एक उनके ऊपर मानहानि का मुकदमा चल रहा है कि उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गलवान में सेना के ऊपर एक बयान दिया था, जिससे कि किसी को लगता है कि सेना का बहुत अपमान हो गया। उस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दीपंकर दत्ता ने उसकी सुनवाई तो स्टे कर दी, लेकिन जो उन्होंने रिमार्क दिया है उस पर काफी लोगों को एतराज है, और उस पर मैं जरा आपका भी टेक जानना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि अगर आप असली भारतीय होते तो आप ये सब ना कहते, और आपको जो भी कहना है वो आप पार्लियामेंट पे क्यों नहीं कहते, आप सोशल मीडिया पे क्यों ये सब बातें करते रहते हैं। ये सर आपको लगता है रिमार्क ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की बात होनी चाहिए? पहली बात तो यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज जो इधर उधर की तमाम टिप्पणियां करते हैं, उनको बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही मुअज्जिज जज जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रहे, उन्हीं की टिप्पणी है कि हिंदुत्व जो है वो एक जीवन शैली है। ये उन्होंने कहा, जब कहना होना चाहिए था कि हिंदू धर्म एक जीवन शैली है। हिंदुत्व और हिंदू धर्म को जब उन्होंने एक कर दिया, उससे बहुत ज्यादा डिस्कर्सिव, बहुत ज्यादा डिस्कोर्स का घपला हुआ तैयार हो गया। यानी हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा, ये सावरकर कहते हैं। सावरकर कहते हैं कि हिंदुत्व तो हिंदू धर्म में फर्क है। लेकिन जज साहब ने ये अपने बात बोल दी, अब बात बोल के वो अपने निकल गए। तब से उसका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम लोग तमाम मीडिया मंचों पर इस बात को दोहराते हुए घूमते हैं। इसके अलावा भी बहुतेरी टिप्पणियां जजों ने ऐसी की हैं जो कि भुला देने योग्य हैं। मैं शुरू से ही कहता रहा हूं कि लोकतंत्र के सारे अंडे जुडिशरी के टोकरी में नहीं रखे जा सकते। अगर आप लोकतंत्र के सारे अंडे जुडिशरी की टोकरी में रखेंगे तो वो किसी न किसी टोकरी वो गिर पड़ेगी और लोकतंत्र के सारे अंडे फूट जाएंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। हमें जुडिशरी से एक सीमा से ज्यादा उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। लोकतंत्र की गुणवत्ता की गारंटी और लोकतंत्र के जीवंत बने रहने की गारंटी न्यायपालिका कुछ कुछ दे सकती है, मैं ये मानता हूं, लेकिन 100% नहीं दे सकती। 100% उसकी गारंटी जनता की चेतना में निहित होती है, जनता की पहलकदमी में निहित होती है, कितना उसका राजनीतिकरण हुआ है इसमें निहित होती है, और जनता की अदालत में निहित होती है। अब इस SIR है, SIR को सुप्रीम कोर्ट लटका दिया फैसला, तब तक तो बिहार में SIR पूरी हो जाएगी जब तक वो फैसला करेंगे, या पूरी होने की तरफ होगी पूरी। तो अब SIR के खिलाफ अगर लड़ना है और वहां पे पीठासीन अधिकारी संसद में उस पर बहस नहीं होने देंगे, तो SIR खिलाफ लड़ना है, जनता की अदालत लगानी पड़ेगी आपको, और वो अदालत अपने आप नहीं लगती है, वो विपक्ष को जनता की गोलबंदी करके मेहनत करनी पड़ती है, तब अदालत लगती है। तो वो सब करना पड़ेगा, तब भारत के लोकतंत्र में जान आएगी फिर से। इस वक्त धीरे धीरे क्या है कि भारतीय लोकतंत्र धीरे धीरे बेजान होता जा रहा है। वो किसी मसले के ऊपर कभी भी कोई जनोन्मुख बात हो ही नहीं पाती है। जनोन्मुख बात को देश विरोधी करार दे दिया जाता है। आजकल हालत ये है जी। एक सर जो चिंता का विषय है कि चाहे जुडिशरी हो, चाहे शिक्षण संस्थाएं हो, यहां तक कि सेना में भी अब एक इस पर्टिकुलर विचारधारा जो कि अपने को राष्ट्रवादी विचारधारा और हिंदुत्व वाली विचारधारा से प्रभावित मानते हैं, वो लोग काफी बैठते जा रहे हैं। और कौन किस वेश में है और वो कहां जाकर के टिकट पा जाता है भाजपा का, वो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। जो कि जजेस भी इस यही हालत है, जजों की भी यही हालत है और जनरलों की भी यही हालत है। नहीं, बात कर कांग्रेस की प्रवक्ता है अनुमा आचार्य, जो एयरफोर्स में थी। कांग्रेस की प्रवक्ता है अनुमा आचार्य एयरफोर्स में थी। जब उनसे, मैं भी टीवी के साथ, मेरे साथ डिबेट पे थी, तो उनसे जब पूछा गया कि आप ये सब बातें बोल रही हैं, लेकिन तमाम सारे जितने भी रिटायर्ड फौजी अफसर होते हैं, जनरल होते हैं, ये सब तो बिल्कुल सब भाजपा के पक्ष में होते हैं। तो उन्होंने कहा ये इसलिए होते हैं कि ये अब वो नाम निशान और नमक वाले सिद्धांत है, वो नहीं चलता है आर्मी में। ये सब लोग हिंदू राष्ट्रवादी हो गए।
नहीं, मैं आप कह रहे थे कि उनके रिमार्क्स को या उन टिप्पणियों ऑब्जर्वेशंस को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन आज मोदी जी ने उसका वो फायदा ले लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी में लड़कपन है, वो बोलते रहते हैं, और आखिर में उनको फटकार लगी सुप्रीम कोर्ट से। तो खैर, ये हम लोग बातें देखते रहते हैं। आज के लिए समय इतना ही था, और अगले हफ्ते फिर से हम लोग नए विषयों पर बात करेंगे। तब तक के लिए सर आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद। एक छोटी सी बात कह दूं, आप जी खत्म जी, कर रहे हैं जरूर प्रोग्राम। जज साहब ने ये जरूर। टिप्पणी की है, उन जज साहब को चाहिए कि अंग्रेजी के अखबारों में लंबे लंबे लेख भारत के चीन विशेषज्ञों द्वारा छापे गए हैं, जिसमें उन्होंने सिलसिलेवार बताया है कि चीन दरअसल लद्दाख में, गलवान घाटी में, वो सब जगह, पूरा जो इलाका है उस इलाके में चीन अरे क्या सर, कर रहा है। अरुणाचल का एमपी बोल रहा है पार्लियामेंट अरुणाचल खड़ा का करके, एमपी बोल रहा 50 है, किलोमीटर हाँ, अंदर घुस के बैठे हैं, और क्या अरुणाचल का कहिए। एमपी बोल रहा है। जी अगर राहुल गांधी ने कोई बात बढ़ा चढ़ा के कह दी थी, मान ली उस जमीन की ज्यादा, उसका क्षेत्रफल ज्यादा बता दिया था, तो आप ये कह सकते थे कि भाई अपने आंकड़े आप दुरुस्त कर लें। लेकिन इस तथ्य से कौन इनकार कर सकता है कि चीन लगातार भारत की जमीन दाब रहा है, धीरे धीरे करके। उसके दाबने का स्टाइल ये नहीं है कि एक दिन में नहीं दाबता, सलामी स्लाइसिंग करता है। हाँ, सलामी स्लाइसिंग उसका नाम है। उसके जरिए धीरे धीरे जमीन दाबता चला जाता है। जब वहां पे वो काउंटियां बना रहा है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, तो फिर आप सोचिए कि वो क्या नहीं कर रहा है, और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं उसके मुकाबले, क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली। यहां तो उल्टी बात है, एक तरफ चीन भारत की जमीन दाब रहा है, दूसरे जो इनका नीति आयोग है या एनआईटीआई कमीशन है, वो भारत सरकार को सलाह दे रहा है कि भारतीय कंपनियों में चीन को 24% मालिकाना खरीदने की इजाजत दी जाए। ये स्थिति है। अरे सर, दूसरे छोड़िए, मैं खुद गया था ले, और वहां पे जो गलवान की तरफ वो कौन सा पास बोलते हैं, उधर रोक दिया रास्ता, अब नहीं जाने देते वहां पे। आप पर्यटकों को भी नहीं जाने देते, कोई जा ही नहीं सकता वहां पे, पत्रकार, एमपी कोई नहीं जा सकता है। तो आदमी कहाँ से प्रूफ लाएगा भाई? या तो आप जाने दीजिए और बोलिए कि जाओ देख के आओ, कहीं कुछ नहीं गया है। तो खैर, ये चिंता की बात है, और अगले हफ्ते से फिर बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।